आज पहुंचा हूं बिडनपुरा करोल बाग। 70 साल पहले हिंदुस्तान की आज़ादी के समय जो शरणार्थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में किसी भी तरीके से बसाए गए या उनका गुजारा बसर करने के लिए कुछ जगह और रहने के लिए कुछ रोजगार उपलब्ध करा के उनको यहाँ प्रतिस्थापित किया गया। आज एमसीडी ने दोबारा से वही मंज़र खड़ा कर दिया कि दोबारा इन दुकानों पर लगभग 45 दुकानें सील कर दी गई और सील करते ही यह शरणार्थी दोबारा वही मंज़र देख रहे हैं कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। और मुझे बहुत गुस्सा भी है, मन गलियाए देने का कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से इनकी व्यथा सुनी मन भर भी रहा है। और जहां लगातार भाजपा, क्योंकि भाजपा शासित एमसीडी है, हिंदुत्व की बात करके या सीधे तौर पर कहूं कि हिंदू की ही बात करके सत्ता पर काबिज हुई, चाहे किसी भी राज्य में या यहां तक कि केंद्र में भी, वही सरकार लगातार CAA NRC की बात करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान या और कंट्रीज से हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई को हिंदुस्तान में लाने की बात भी कर रही है। और यहाँ बसे हिंदुओं के साथ यहाँ बसा हिंदू जब अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा तो किस मुंह से यह सरकार बाहर से, जितने भी कंट्रीज की बात हुई, CAA NRC ला के यहाँ पर प्रतिस्थापित करने की बात करती है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और इसे बात करूंगा। कैसे देख रहे हैं सर? मैं देख रहा हूँ जी, हमारे यहाँ पे ना, हमारे लिए एमसीडी ने एक तख्ता बनवाना है जिसपे हम मिट्टी का तेल डालें। 45 दुकानदारों को इकट्ठा हमारा ना दाह संस्कार कर दिया जाए यहाँ पर, क्योंकि मेरे पिताजी 90 साल के घर में इस समय इतने परेशान हैं। आज सुबह उन्होंने मेरे से पूछा, बेटा तेरे पास दुकान पे जाने के लिए पैसे हैं या नहीं है, पेट्रोल के लिए पैसे हैं या नहीं है। मैंने कहा पिताजी पेट्रोल तो अंदर पड़ी हुई है बोतल, अब मुझे ना सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल दे दो। और कल इस चक्कर में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, इनकी टेंशनों के चक्कर में मैं इतना परेशान हूँ। आज सुबह मेरे से पूछ रहे, बेटा कहाँ जाके मरना है ये पूछ के बता दे बेटा, मैं वहाँ जाके मरने को भी तैयार हूँ। राष्ट्रपति के आगे मर जाता हूँ, प्रधानमंत्री जी के आगे मरता हूँ, कहाँ मरना है बता दो। मैं बहुत परेशान हम हो चुके हैं इस गवर्नमेंट से, एमसीडी से। तो हम इतने परेशान हैं कि बस सोचते हैं यहीं पे तख्ता लगाएं और हमारी बना दो। 7 बजे लोग दुकानें सील करके गए, मैं रात को दुकान बंद करके गया, मेरा जितना भी रुपया पैसा था दुकान के अंदर पड़ा हुआ है। 7 बजे इन लोगों ने बिना इन्फॉर्मेशन के सील कर दी, मेरा सब कुछ अंदर है। आज की डेट के अंदर लॉकडाउन लग जाता तो मेरी जेब में 200 रुपये नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए रोटी भी ला के कहीं से दे सकूं। ये हरामजादे क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। पिताजी ने सुबह पैसे पकड़ाए हैं मेरे को, कहते बेटा ये ले जा, थोड़े से पैसे ले जा, जेब में रख ले, कहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए। कल मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं जानता हूँ, मैं आज फिर भी यहाँ खड़ा हूँ। इससे अच्छा तो साले मिट्टी का तेल लगाओ, तो तख्ते लगाओ और मार दो बहन जो हमें। हम लोगों को पाकिस्तान से मरे हुए आए थे, पाकिस्तान से मरे हुए आए थे, यहाँ भी मार दो हमारे लोगों को। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे रेफ्यूजी आए थे, रेफ्यूजी यहाँ से चले जाएंगे। बात करेंगे साजन सिंह जी से, पाकिस्तानी शरणार्थी है। सबसे पहले तो अपनी वो व्यथा कि जिस समय आप हिंदुस्तान में एक शरणार्थी के तौर पर आए। सर मेरे दादाजी 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जो है भारत के अंदर उन्होंने शरण ली। भारत में शरण लेने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपने खोखे डाले, इसी के ऊपर ही, इसी रोड के ऊपर ही उन्होंने अपने खोखे डाले, लक्कड़ के खोखे जो होते हैं। सरकार ने बोला होगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना, ऐसा तो नहीं है डाल लिए, नहीं, सरकार ने बोला होगा कि आप यहाँ पर अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी प्रकार उन्होंने बोला कि हाँ आप ठीक है, आप यहाँ अपने खोखे डालिए, यहाँ आप अपना काम धंधा वगैरह कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो मेरे पिताजी हैं वो इन्हीं खोखों में पैदा हुए, उन्हीं खोखों में। फिर गवर्नमेंट ने 1973 के अंदर उन्होंने ये बोला कि ठीक है आप यहाँ से खोखे मत कीजिए। जो उनके टाउन प्लानर एमसीडी के आए,
कि अब वो बोले कि हम आपको प्रॉपर प्लानिंग के तहत यहाँ पे आपको शॉप्स अलॉट करते हैं। अब उस टाइम पे जो था कि गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो शरणार्थी आए थे उन्हें जो रहने के लिए डीडीए के फ्लैट्स अलॉट किए और जो बिजनेस के लिए उन्हें कहा कि आप शॉप्स में आइए, हम आपको शॉप्स अलॉट करते हैं, अब यहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट कीजिए। और टाउन प्लानिंग के तहत उन्हें यहाँ पे 45 दुकानें जो हैं उन्हें यहाँ पे बनाने की इजाज़त दे दी गई विद वैलिड स्ट्रक्चर। आप देखिए पूरी दुकानों का सब वैलिड कंक्रीट के साथ वैलिड स्ट्रक्चर है। और भगवती मार्केट से इस मार्केट का जो है शिलान्यास बलराज मार्केट बोला जाता है। हाँ जी, भगवती मार्केट स्ट्रीट भी बोला जाता है। बैंक स्ट्रीट बोला जाता है। प्यारे लाल रोड था। हाँ, तो भगवती मार्केट के नाम से इसका शिलान्यास जो है बलराज खन्ना, जो कि जनसंघ के बहुत बड़े अधिकारी थे 1973 के अंदर, उन्होंने इसका शिलान्यास किया कि आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे अपना कारोबार शुरू कीजिए। और उसके तहत उन्होंने 1973 से जो ये शॉप्स हैं ये कंटिन्यू चली आ रही हैं और बिजनेस जो है वो कंटिन्यू, जो शॉपकीपर्स हैं वो चले आ रहे हैं। ये मेरे फादर साहब है जो इसी खोखो में पैदा हुए। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं यहाँ पे जो है कम से कम 60 सालों से रह रहा हूँ और मेरा जन्म यहीं खोखो के अंदर हुआ था। यहाँ पे जितने भी लोग थे दूर दूर पाकिस्तान से आए हुए खोखे थे लोगों के। एमसीडी ने इस मार्केट को 1973 के अंदर बनाया। हम पाकिस्तानियों को आके यहाँ बसाया कि आप यहाँ रहिए, जगह जगह खोखों में ना रहते हुए पक्की दुकानों में रहिए। आज ये लोग इस जगह को हमसे छीन रहे हैं और कह रहे हैं कि इस जगह को खाली करो। हम यहाँ पे मल्टीनेशनल पार्किंग बनाएंगे और लोगों को दुकानें अलॉट करेंगे, बेचेंगे आपको हटा के और नई दुकानें बना के हम बेचेंगे यहाँ पे। और भी लोग हैं और जैसी बात आती है तो गुस्सा जाहिर हो जाता है। जी सर, हमारे जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने पाकिस्तान से आए, वहाँ पर खोखे बने, यहाँ पर खोखों में रहते थे और बिजनेस भी अपना थोड़ा बहुत जो करते थे। 70s के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो उनको बुलाया और कुछ दुकानदारों को गफ़ार मार्केट बना के दे दी कि आप गफ़ार मार्केट में शिफ्ट हो जाइए। कुछ लोगों को डीबी गुप्ता मार्केट बनाई, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। हम बचे कुछ लोग, क्योंकि खोखे दूर दूर हो गए, बीच में से लोग चले गए, खोखे दूर दूर हो गए। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, आप ऐसे हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग बनानी है, तो आप लोगों को यहाँ पे स्कूल की दीवार के साथ 45 लोगों को बना दिए जाते हैं, खोखे पक्की दुकानें बना लो अपने खर्चे पर। हम आपको जगह देते हैं, 7.5 बाई 10 की जगह देते हैं और अपने खर्चे पर आप दुकानें बना लो, तो आप अपना यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर लो। हमने अपने खर्चे पे, वो लेटर हमारे पास आज भी है जो एमसीडी ने हमें दिया था। एमसीडी ने कोई लेटर आपको दे रखा है कि दुकानें बना लीजिए? जी हाँ, वो लेटर आज भी हमारे पास है। उस समय अभी मैं सत्ता में कौन थी यदि याद हो तो? सर इतना, अब हम भी उसमें छोटे थे, मैं उसमें मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। मैं 10 साल से यहाँ पर हूँ। मेरा बचपन गया, मेरी जवानी गई, आज मेरा बुढ़ापा आ गया, तो आज ये कह रहे हैं दुकान खाली कर। हम रिफ्यूजी रह गए। हमारे लिए इस देश के अंदर, मोदी से पूछता हूँ, 10 फुट की एक जगह भी नहीं है। आज भी हमारे को यहाँ से उजाड़ के फेंका जा रहा है कि आप मर जाओ, जाके कहीं भी चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। हमें पैसा कमाना है, यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, मॉल बनाना है। आप मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, रिफ्यूजी मर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए इस देश के अंदर 10 फुट की जगह नहीं है। हमने कमा के इनको टैक्स दिए, GST दी, और आज हमारे साथ ये हो रहा है। जहां 300 करोड़ रुपए खर्च करके वाराणसी की खबर लगातार 15 दिनों तक सुर्खियां बनी रही। बता दूं कि इस जगह की कीमत 3000 करोड़ से भी ज्यादा की है। 3000 करोड़ की यह जमीन किस तरीके से प्राइवेट या निजी हाथों में, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि ओमेक्स इसको मात्र 150 से 200 करोड़ में लेने जा रहा है और यहाँ एक मल्टी स्टोरी मॉल बनेगा। जिस समय ये शरणार्थी हिंदुस्तान में आए तो इसी नगर निगम ने इनको एक लेटर भी जारी किया था। या तो ये कहें कि उस समय की सरकार पागल थी, या ये कहें कि इस समय की जो सरकार है वो ज्यादा समझदार है। दोनों में जनता इस बात का फैसला करेगी कि समझदारी कौन ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा रहा है, या व्यापारिक तौर पर बात करें तो कौन सी सरकार ज्यादा अच्छी व्यापारी है। अभी मैं खड़ा हूं उस जगह पर कि जहां पर इस उजाड़ने का लीपा पोती का कार्य शुरू हो गया। यह एक RWA जो इस रोड पर, ये पार्क मेरे पीछे देख रहे हैं, अजमल खां पार्क के नाम से जाना जाता है। और मैं इस जगह को पहले समझा देता हूँ। ये
आईजीएल की पाइपलाइन है इसके नीचे, और साफ तौर पर आईजीएल की पाइपलाइन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन अवैध है। और बीएसएस की एक हाई टेंशन तार की भी बात की जा रही है कि 6 मीटर नीचे ही पूरे एरिया को इसी तार से सप्लाई दी जाती है। और यहाँ की जो आरडब्ल्यू है उसकी जो गाड़ी वगैरह पार्क होती है वो भी इसी जगह पे होती है। मैं लेकिन एक स्ट्रक्चर दिखाऊं जिसको यहाँ के मेयर साहब कहते हैं सारी बातों को दरकिरार करो, और इस तरीके की एक दुकान का जो बेसिक फाउंडेशन है वो तैयार करके इनको दिया गया कि आप इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जो लेटर आज से 30, 40, 50 साल पहले आपकी जैसी नगर निगम ने इनको दिया, वो लेटर आज आप खारिज कर रहे हैं। और इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो साफ तौर पर अवैध दिख रही है उसको खारिज करना किसी भी दूसरी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से कार्य हैं तो सरकार बदलना तो तय है, और जो दूसरी सरकार आएगी उसके लिए कितना आसान होगा कि भैया अकलमती मारी गई थी क्या कि हाई टेंशन तार आईजीएल की पाइपलाइन पार्क की लगती हुई दीवार के साथ कभी कोई कंस्ट्रक्शन होती है? यदि उस समय दोबारा उजाड़ा गया तो किस तरीके से यह दोबारा लिपापोती होगी, मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपने भी दिखाया है कि आईजीएल की पाइपलाइन जा रही है नीचे से, और हमें यहाँ पक्की दुकानें देने को बोला गया है। कल को नीचे कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई आईजीएल का पाइपलाइन फट जाए तो क्या मैं बार बार अपनी दुकानें ही खोलता रहूँगा? 70 साल से बैठे हुए हमें उठा के 1 मिनट में उन्होंने यहाँ फेंक दिया है। उसके बाद दूसरे दिन आके कहेंगे जी हटाओ यहाँ से, बिजली वाले कहेंगे हमें अपनी तार निकालनी है, दुकान खोलो। तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? सारा दिन यही काम करता रहूँ, पहले दुकान बनाऊँ फिर खोलूँ, फिर बनाऊँ फिर खोलूँ। एमसीडी सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रही है और कुछ नहीं कर रही है। कल को ये पार्क में से कोई मेरे को एनजीटी लगाता है कि अपने पार्क की वेंटिलेशन बंद कर दिया दुकान से, तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? ये एमसीडी कुछ हमारी ना बात सुनने को तैयार है, ना ही वो कुछ करने को तैयार है। ये 70-80 साल पुराने पेड़ है इतने बड़े बड़े, तो मैं कैसे यहाँ अपनी दुकान बनाऊँ? कोई मुझे ये कंक्रीट वर्क पेड़ के आसपास मना होता है, तो मैं कैसे यहाँ कंक्रीट वर्क करूँ? अगले आगे मेरा चालान काट देंगे। मुझे हमें कहते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन करो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कंस्ट्रक्शन बंद है। हमने बोला कंस्ट्रक्शन बंद है, आप इसके लिए क्या करें? बोले आप सुप्रीम कोर्ट की परवाह मत करो, हम ही चालान काटने आएंगे। ये एमसीडी वालों ने बोली लाइन। एमसीडी के किस अधिकारी ने बोली? ये अरुण ने बोली है लाइन। अरुण जी कौन है? अरुण लाइसेंस ऑफिसर है। बहुत बढ़िया अरुण जी, आपने लाइन सुन ली। कोई भी देश की सरकार सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं होती है। उनका ये कहना है सर, उनका ये कहना है कि हम आपको, एमसीडी है ना आपके पास, आप कंस्ट्रक्शन करो, कौन आएगा? एमसीडी वाले हम हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस को हमने बोल दिया कोई नहीं आएगा। एनजीटी कहाँ गई? डीपीसी कहाँ गई? पीडब्ल्यूडी कहाँ गई? बीएसएस की जो तार है वो कहाँ गई? और आईजीएल की जो पाइपलाइन है वो कहाँ गई? सर उनका ये कहना, उसके लिए हम बैठे हैं, आप क्यों टेंशन करो? आप दुकानें बनाओ, हम बैठे हैं, हम देख लेंगे जो भी। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी हम देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। कोई हमारे को उठा के बंद कर देगा, तो उनका जवाब ये था कि आपके पास कौन आएगा? एमसीडी, हम एमसीडी हैं। दिल्ली पुलिस वालों को हमने बोल दिया, दिल्ली पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, तो आपको हमने बोल दिया आप बनाओ जाके, जो होगा हम देखेंगे। उसके बाद हमारा होना यही है कि यहाँ पे दुकान बनानी शुरू करेंगे, वहाँ से खाली करवा लेंगे, इनका वहाँ से मसला हल हो जाएगा। हमें यहाँ पे दीवारों पे बिठा देंगे, हम सड़क पे बैठे कटोरा लेके बैठेंगे, भाई साहब दे दो हमारे को रोटी खाने को। सरकार लगातार जनहित की बात करती है और जनता के हितों के लिए ही सरकार चुनी जाती है। जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को उजाड़ दिया गया, या ये कहें कि पहले कभी उजड़े को बसाया और आज दोबारा उजाड़ दिया। सरकार जिस तरीके से व्यापारिक रुख अपना रही है, यह व्यापार इस सरकार की राजनीति को डुबो देने के लिए बहुत है, क्योंकि इस एमसीडी के अंदर हमेशा पहले ये जो सील शब्द है बड़ा ही भयानक है, और इस सील के बाद डील, और डील हुई तो फिर डी सील,
और डीसील के बाद कुछ दिन के बाद दोबारा शुरुआत सील। 15 साल से भाजपा शासित एमसीडी भ्रष्टाचार के बहुत आरोप अपने ऊपर लगवा चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक और आरोप इस सरकार के ऊपर लग जाएगा। लेकिन जनता इस बात का फैसला खुद करे कि ये शरणार्थी इस समय अपने को बड़ा ही असहज महसूस कर रहे हैं और आपका साथ यदि बना तो इनकी आवाज़ प्रशासन के कानों में गूंज जाएगी। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन प्रियंका सिंह के साथ। जय हिंद।